अब चलिए बीपीएससी मेन एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। बीपीएससी मेन एग्जाम का सिलेबस जो है बीपीएससी के आधिकारिक साइट पर गजट पर बस इतना ही है लिखा हुआ। यूपीएससी में देखिए लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तोड़ तोड़ के लिखा हुआ। इसे तोड़ 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 के नहीं लिखा, लिखा इंडियन पॉलिटी बस, आधुनिक इतिहास और संस्कृति बस, तोड़ तोड़ के नहीं लिखा हुआ है। तो एनालिसिस करना पड़ेगा। हम देखते हैं पूछने की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन पूछने की, उसके अनुसार हम लोग टॉपिक बनाएंगे। पहला क्या है, जैसे पेपर 1 है, पेपर 2, 2 पेपर है, ये पहले ही बता चुके हैं। पेपर 1 कितने अंक का है? 20। कौन बोला 20? पेपर 1 कितने अंक का है अभी बताए ना आप लोगों को, 300 अंक। पेपर 2 300 अंक। पेपर 1 में कितना सेक्शन? 3 सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन में सेक्शन 1 में कितना क्वेश्चन? 3 प्लस सेक्शन 2 में 3 और सेक्शन 3 में 2। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन रहता है, जिसे पहला क्वेश्चन याद है ना, 5 ABCDE लघुत्तरीय 8 + 8 + 8 + 7 + 7 अंक यानी 38 अंक का। तो और दूसरा तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप यानी 114 अंक का, ये भी 114 दूसरा सेक्शन। और तीसरा सेक्शन में 2 क्वेश्चन 72 अंक बराबर कितना हुआ? 300 अंक। उसी तरह पेपर 2 में 3 सेक्शन 3 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन, इसमें भी 114 सॉरी 72। ठीक है। अब देखिए पहला पेपर में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और दूसरा पेपर में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो पेपर 1 में पहला सेक्शन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? भारत का आधुनिक इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन नहीं, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास सामान्यतः 1857 का विद्रोह या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आरंभ होता है। क्लियर है? हाँ? और संस्कृति वही कला, वास्तुकला वगैरह ये है। तो ये पेपर 1 का भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति है। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन। दूसरा सेक्शन क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तीसरा सेक्शन सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। पेपर 2 में भी 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ द साइंस टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या पूछ रहा है? रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस टेक, मतलब उसकी भूमिका क्या है, प्रभाव क्या है। आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है। हाँ, उपग्रह किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, जीवन के विकास में योगदान दे रहा है, ये पढ़ना है। घड़ी कैसे बना वो नहीं पढ़ना है, घड़ी की भूमिका क्या है हमारे जीवन में वो पढ़ना है। कई किताबों में रहता है घड़ी कैसे बना, उसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, वो नहीं, रोल एंड इंपैक्ट। अब यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह गजट में लिखा हुआ है सिलेबस उसी तरह हूबहू वही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। एक कोई भी एक भी शब्द का छेड़छाड़ यहाँ नहीं किया गया है, जिस तरह लिखा गया है। तो इस तरह लिखा गया, पेपर 1 में 3 सेक्शन, पेपर 2 में 3 सेक्शन। उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 का थोड़ा सा एनालिसिस किया है ना। हाँ, पेपर 1 में देखिए एनालिसिस क्या है। आधुनिक भारत तथा बिहार के संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर 19वीं सदी के मध्य भाग, मतलब क्या हुआ, 1857 1850 के आसपास का, यानी कह सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न। 3 व्यक्तित्व, कौन इनके व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व किसी का जो प्रसिद्ध होता है वो विचार से होता है और कर्म से। ये जो है गांधी जी के विचार और गांधी जी के आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर विचार, नेहरू विचार। तो
प्रश्न होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतिहास और कला संस्कृति यानी सेक्शन 1 का ये एनालिसिस है। सेक्शन 1 में पहला डायमेंशन क्या आया? गांधी, नेहरू, रविंद्र के बारे में, ज्यादातर इन तीनों के बारे में विचारधारा के, इन तीनों की विचारधारा के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अब जो पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण पर भी पूछा जा रहा है, राम मनोहर लोहिया पर भी पूछा जा रहा है, यहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी पूछा गया है, भीमराव अम्बेडकर से अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछने की पूरी संभावना है। यानी ये 3 ही नाम दिया गया है, लेकिन हाल में आपने देखा होगा जयप्रकाश नारायण से भी पूछा गया, राम मनोहर लोहिया से भी पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी पूछा गया, सुभाष चंद्र बोस पर भी क्वेश्चन आया। अब कहिएगा सर ये तो सिलेबस से आउट है। सिलेबस से आउट कैसे? लिख दिया है आधुनिक इतिहास, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद तो पहला डायमेंशन क्या है? गांधी, रविंद्र, नेहरू, और इसके आधारित जेपी और लोहिया पर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जेपी बिहार से थे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति में पूरे देश का नेतृत्व किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोहिया बिहार से नहीं थे, यूपी से थे, लेकिन लोहियावादी जो नेता हैं आज वे राजनीति के केंद्र में हैं। लोहिया और जेपी के साथ साथ आंदोलन करने वाले या राजनीति करने वाले नेतागण आज बिहार की राजनीति के केंद्र में है। किसी भी पार्टी में जाइए इन दोनों व्यक्तियों से प्रभावित लोग मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी पार्टी में जाइए। कौन कौन? इसलिए जेपी और लोहिया से पूछा जाता है, पूछना भी चाहिए, बहुत बड़े विचारक थे लोहिया। राम मनोहर लोहिया का ही ये था कि अगर लोग सड़क पर ना उतरे तो संसद आवारा हो जाएगी। समझ में आई बात? संसद मतलब मनमानापन विधायिका कार्यपालिका का। तो राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े विचारक थे। उसके बाद पिछड़ा पावे 100 में 60 लोहिया का ही नारा है, जो आज या क्या कहते हैं दोहराया जाता है। तो ये पहला तो हो गया व्यक्तित्व, गांधी, नेहरू, रविंद्र। दूसरा पाश्चात्य शिक्षा प्रौद्योगिकी के आरंभ और विकास, कहां? बिहार में। तीसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछ रहा है। बिहार की भूमिका कौन कौन है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका जो है वो आप देखिएगा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक फेज है जिसमें शुरुआती विद्रोह जो किया है स्वतंत्रता संग्राम, शुरुआत में किसानों और जनजातियों के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस उभरा, उसके नेतृत्व में हुआ है। समझ में आई बात? पहले संथाल विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, उस समय अविभाजित बिहार से दोनों संबंधित थे और दोनों ने अंग्रेजों को खूब मजा चखाया। और 1857 में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका, बिहार का 80 वर्ष का बूढ़ा, कई जवानों को मात देने वाला, भारत के जितने भी 1857 के विद्रोही थे किसी ने अपने घर में अंतिम सांस नहीं लिया, ना तो नाना साहब, ना बेगम, हजरत महल, ना तात्या टोपे, ना झांसी की रानी। एकमात्र कौन? कुंवर सिंह। यहां से लड़ते लड़ते गाजीपुर, कानपुर, लखनऊ होते होते सब जगह जीत के लौटते लौटते भी डगलस और लीग्लैंड की फौज को हरा के अंतिम सांस स्वतंत्र रूप से अपनी हवेली में लेते हैं। ठीक है, तो 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं बाबू कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो कुंवर सिंह की जो भूमिका है 1857 में बहुत ही ये प्रभावित करने वाली वीरता है, खासकर 80 वर्ष। एक गाना है भोजपुर में, उसमें गाना का भाव ये है कि जिस दिन कुंवर सिंह का 32वां दांत गिर गया उस दिन उन्होंने तलवार उठाया। उस गाना का भाव यही है, जाही दिन बतीसिया गिरी गईले दादा उठैले तरवरिया रे ना। रामा ऐसे ही है, तरवरिया मतलब तलवार, मतलब उनका दांत गिर गया, 80 वर्ष में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन तलवार उन्होंने उठाया। अब बैठे बैठे यहां से कहां तक चले गए? लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर, लड़ते हुए भी, वहां से फिर लौटे हुए। तो ये रोमांटिक इतिहास है। बंगाली लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कुंवर सिंह एंड जेपी बॉर्न इन बिहार। समझ में आई बात? कुंवर सिंह और जयप्रकाश नारायण
संयोग से पैदा ले लिया। कहाँ? बिहार में। क्यों? तो बिहार में तो क्रांति की परंपरा नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे जो कहने वाले लोग हैं शायद एंशिएंट इंडिया को ठीक से पढ़े नहीं है। अखिल भारतीय साम्राज्य की शुरुआत ही कहां से होती है? बिहार से। तो बिहार में 1857 पूछना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण था ही, पूछना ही था। बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह ने मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बना दिया। किसने? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फेमस हो गए। तो आपने देखा शुरू में क्या है, विद्रोह हमारे यहाँ जो हुआ शुरू में किसने किया? स्वतंत्रता संग्राम में किसानों और जनजातियों ने। तो जनजातीय विद्रोह में दो ठो है, बिरसा और संथाल। उसके बाद 1857 का विद्रोह, उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब कहिएगा सर बीच में असहयोग सविनय कहां गायब है? भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी जो थे नेशनल हीरो के रूप में उभर चुके थे। क्या? नेशनल हीरो। तो ये था, आप पढ़िएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी लोहिया सब मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका से भी पूछा गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार आंदोलन हुआ ना 1939-40 का, उसमें भी बिहार की भूमिका क्या, वो भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है तो बाकी आंदोलन में बिहार की भूमिका नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य कला, पाल काल की कला, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। उसके बाद समसामयिकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र है, तो उसका एनालिसिस नहीं किया। वर्तमान घटना चक्र का एनालिसिस क्या होगा, लेकिन हम लोग एनालिसिस करेंगे। सांख्यिकी, उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन, सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। इसमें मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की पर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो प्योरली प्रैक्टिस पर है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। किसमें? सांख्यिकी में। आपने देखा पेपर 1 में केवल भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति का एनालिसिस है ना? हाँ, और पेपर 2 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, ये वर्तमान घटना चक्र है। इसमें क्या पूछेगा कहना कठिन है। उसके बाद सांख्यिकी है। तो भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति में क्या क्या आया? तो भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति में क्या क्या आया? गांधी, नेहरू, रविंद्र और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। दूसरा डायमेंशन आया पाश्चात्य शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का आरंभ एवं विकास का बिहार में। तीसरा को आया स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, संथाल, बिरसा, 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा डायमेंशन आया कला, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और भी पूछा जाता है। जैसे इस बार 68वीं बीपीएससी मेंस में देखा आपने क्या क्या पूछा गया? 1858 का एक्ट पूछा गया, पूर्वी भारत में गुहा स्थापत्य का विकास पूछा गया, मंदिर निर्माण शैली के बारे में पूछा गया, और बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था उससे भी पूछा गया। यानी अब आपको इतिहास, कला एवं संस्कृति में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस में जितने बात की चर्चा की गई है उतना तो होना ही चाहिए, बाकी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो समझ गए क्या क्या? व्यक्तित्व में कौन कौन? गांधी, नेहरू, टैगोर, मिनिमम इतना पढ़ना है आपको। दूसरा, अच्छा कला में कौन कौन?
मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। तीसरा डायमेंशन पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ एवं विकास, कहां? बिहार में। चौथा डायमेंशन कला, कला में कौन कौन? कला तो लिख, कला तो हो गया। चौथा डायमेंशन स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। बिहार की भूमिका में पहला क्या है? जनजातीय विद्रोह, फिर 1857 में बिहार, और फिर चंपारण सत्याग्रह, और भारत छोड़ो में बिहार। ये जना सिलेबस में लिखा हुआ ये 6 डायमेंशन, इतना पकड़ आप पर को होना चाहिए। अब पूरी पकड़ के लिए और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जिसका हम स्पेशल जब एनालिसिस करेंगे, इतिहास कला संस्कृति का स्पेशल एनालिसिस करेंगे पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन का, तब हम पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी केवल ओवरव्यू दे रहे हैं ये मेंस का। उसके बाद ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, इसके बारे में तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज देख लीजिए, पेपर 1 का सेक्शन 1 अभी डील किए हैं, तो सेक्शन 1 देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। देख रहे हैं ना क्या है पेपर 1 का सेक्शन 1? पहला क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट नोट्स 8 अंक, ए 8 अंक, बी 8 अंक, सी 8 अंक, डी 7, ई 7, यानी टोटल कितना हो गया? 38 अंक। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग, अथवा करके पूछा है, यह भी 38 अंक। तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग, यह भी 38 अंक, अथवा करके पूछा है। क्लियर है? यानी 114 अंक हो गया ना। अब पहला जो क्वेश्चन बड़ी खतरनाक 5, कायदे से देखा जाए तो एक सेक्शन में कितना बताया था मैंने? 1 घंटा टाइम मिलता है आपको, मिलता है ना। 3 घंटा में 3 सेक्शन लिखना है ना, एक सेक्शन में 1 घंटा, और 1 घंटा में एक क्वेश्चन पर कितना? 20 मिनट, 25 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन के ये ए पर कितना? 4 मिनट, 5 मिनट। तो इसे राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। अब यहां पर देखिए सिलेबस से बाहर क्या पूछा है? भारत सरकार अधिनियम, हालांकि 1857 है तो भारत सरकार अधिनियम पूछना लाजमी है, उसके परिणाम स्वरूप आया था। जैसे इंडिगो, नील विद्रोह, सोच भी नहीं सकते हम लोग क्या सोचते हैं? चंपारण में जो नील विद्रोह। उसके बाद प्राचीन भारत में गुहाओं का विकास, बराबर का गुहा मौर्य काल में, केवल इतना ही ना। और उसके बाद यहां देखिए प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास, गुप्तकालीन मंदिर कला, पंचायतन शैली, नागर शैली, इसके बारे में पूछा गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ, कहीं से भी पूछा जा सकता है। कला में संस्कृति में नागर, द्रविड़, बेसर, ठीक है, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुआ है, होम रूल मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधी जी के नेतृत्व में, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, बेबल प्लान, माउंटबेटन प्लान, सीआर फॉर्मूला, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, भारत के विभाजन में, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। हेलो, तो ये था पेपर 1 का सेक्शन 1। अब इस पर 1 मिनट, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जब शुरू करते हैं तो 10 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टॉपिक तय करते हैं। तो टॉपिक तो लगभग मैंने बता दिया है, और जब शुरू करेंगे पढ़ाना ये सेक्शन 1 को, तब बढ़िया से टॉपिक क्लियर कर देंगे, और भी एनालिसिस करके, सिलेबस प्लस ये, फिर भी जितना हो सकता है इसमें हो गया है। अब चलिए हम लोग ये चलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। समझ गए ना? मतलब ऐसे घटनाक्रम जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो। कोई दिक्कत? तो इसमें जो पूछा गया है हाँ देखिए सेक्शन 2 में जो पूछा गया है, सेक्शन 2 में जो पूछा गया इसमें देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन, राष्ट्रीय संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2। उसके बाद 5वां में है विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम, मतलब ये मसौदा ड्राफ्टिंग। उसके बाद आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे
की संकल्पना के बारे में पूछा गया है। तो देखिए आपने देखा कि न्यायालय क्या ने जो आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी थी उसके बारे में पूछा गया ना। यानी ये समसामयिकी में जीएस पेपर 1 के सेकंड सेक्शन में जिसमें लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें साइंस टेक का भी सवाल हो सकता है। जैसे अभी मिशन मून क्या है, साइंस टेक का भी है और करंट का भी हो गया, नहीं हो गया। जाति आधारित जनगणना इंडियन पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी पर कोई क्या हुआ, हाँ इकोनॉमी में मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, जैसे ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी से वहां भी पूछा जा सकता है, कहाँ इकोजोग में, और यहां भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा पेपर 1 का जीएस सेक्शन 2 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम में जो भी पूछा जाएगा वो पूरा GS2 साइंस टेक पॉलिटी इकोनॉमी से हो सकता है। क्लियर है। तो इस सेक्शन की तैयारी कब होती है, जब GS2 में पढ़ते हैं आप। पीटी पीटी में भी तैयारी होती है और उससे पता चलेगा कि कौन समसामयिकी में कौन घटना चर्चा में रहा। दर्पण आप पढ़िएगा ना हर एक महीने का, चर्चा में आ जाएगा। जब भी सार्क की बैठक होगी, G20 की बैठक होगी, SCO की बैठक होगी, ठीक बोले तो वो बेस में ही पूछा जा सकता है। तो उधर से फैक्ट क्लियर रहेगा, कंसेप्ट भी यहाँ आसानी होगी। अब समझ में आ गई बात, अब समझ क्लियर हो रहा है। हाँ, दर्पण जो लाइव लेंगे उसको कभी भी भूल के भी मत छोड़िएगा। वो जितना पीटी में काम देगा उतना ही मेन में, उतना ही इंटरव्यू में, ठीक है। एक बार पढ़िए और 3 बार, हाँ डबल बेनिफिट, ट्रिपल। अब यहां पर देखिए तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1 जीएस पेपर 1 सेक्शन अरे अभी नहीं पढ़ा है, कौन सेक्शन, सेकेंड। कितना अंक अभी देखा आपने, 114 अंक, ये पहले ही बता चुके हैं। 38 गुना 3, इसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, लघु उत्तरीय होगा ना। दूसरा क्वेश्चन ए और बी, तीसरा क्वेश्चन में भी ए और बी, 38 ये तो बता चुके हैं ना। काहे हंस रही है, 114, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा वो ओवरऑल हम देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या आएगा, क्या आएगा। जैसे राष्ट्रीय योजना, कोई योजना या कार्यक्रम, जैसे 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 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना नहीं है, पीएम अटल इनोवेशन योजना पूछा है ना, ठीक है। राष्ट्रीय नीति, कोई नीति बना है, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है ना, राष्ट्रीय नीति योजना कार्यक्रम। उसके बाद कोई मुद्दा या घटनाक्रम, जैसे अब मुद्दा और घटनाक्रम में तीनों हो सकता है, साइंस टेक में से भी हो सकता है और पॉलिटी से भी हो सकता है और इको से भी हो सकता है, इको जोग अर्थव्यवस्था और भूगोल से भी हो सकता है। साइंस टेक से जैसे बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक मुद्दा भी है जो करंट अफेयर्स का भी है। हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट जो अभी ये होने जा रहा है, मिशन मून, चंद्रयान 3 और गगनयान की चर्चा हो रही है। पॉलिटी में बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है। हाँ हाँ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक, 128वां संविधान संशोधन अधिनियम, इको जैसे और जाति आधारित जनगणना। अब पॉलिटी में बिहार से भी संबंधित पूछ सकता है ना, जाति आधारित जनगणना। और राहुल गांधी ने कहा है हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में करवाएंगे जाति आधारित जनगणना। इको जोग में कौन सा ऐसा मुद्दा है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, पूछा भी है। देखिए अब यहां पर तो हम लोग कहां थे, जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम।
करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। तो उसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखते हैं कहीं पूछा जो गया है, ट्रेंड जो पूछने का है, योजना और कार्यक्रम राष्ट्रीय, सब नहीं, जो बहुत बड़ी योजना है वो राष्ट्रीय नीति, मुद्दा या घटनाक्रम। अब मुद्दा घटनाक्रम कहीं शायद साइंस टेक से संबंधित हो सकता है, पॉलिटी से संबंधित हो सकता है और आर्थिक भूगोल से संबंधित हो सकता है, कभी कभी खेल से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था पहले ही कि सेक्शन 2 का की जो तैयारी है ये करंट अफेयर्स की, वो पूरा जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में क्या क्या है, पॉलिटी, इकोजोग और साइंस टेक है ना, तो वो पूरा है इसमें। इसके बाद आपको भारत तथा विश्व, मतलब भारत का संबंध, तो भारत का संबंध सबसे पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देशों में कौन, जो ये सार्क में है, बिम्स्टेक में है, कौन कौन, भारत पाकिस्तान, ठीक है, खानदानी दुश्मन है, अपने ही खानदान का है लेकिन अलग हो गया है, ना उसको चैन है ना हम लोगों को चैन। पाक, चीन, भूटान, मालदीव का संबंध से भारत का संबंध अभी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि वहां पर चाइना समर्थक मोहम्मद मुइजू सत्ता में आए हैं, तो भारत और मालदीव के संबंध में परिवर्तन आने वाला है, जिस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया है। मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका हो गया, और भारत का अन्य देशों से संबंध जैसे P5 से यूएसए, चाइना तो ये पड़ोसी ही हो गया, ब्रिटेन या इंग्लैंड, उसके बाद रसिया, फ्रांस, और कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे देश होते हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है, जैसे ये जापान, अभी इजराइल के साथ, यूएई के साथ, है ना, इजराइल, फिलिस्तीन से भी अच्छा संबंध रहा है, पैलेस्टाइन, जापान, यूएई से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यहाँ 1/3 भारतीय ही है, 1,35,00,000 भारतीय ही है, हर तीसरा आदमी यूएई का कौन है, भारतीय हो। अब यूएई में रहने वाले चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, भारत से लगाव तो होगा ही। कहते हैं बाहर जाने के बाद चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने वतन का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद करंट अफेयर्स में बहुराष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय में रीजनल हो गया, रीजनल में जैसे सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, और अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें बहुत सारे जो रीजनल रही है, ग्लोबल है, कौन कौन, G7, G20, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, और चर्चा में है नाटो, चर्चा में है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय, हाँ एक तो और ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये आपको वित्तीय संगठन या राजनीतिक संगठन, जैसे आपको यूएनओ है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, जैसे कोई मुद्दा है बहुत, जैसे अभी रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, और है कोई मुद्दा इंटरनेशनल इशू में, हाँ भारत कनाडा, नहीं तो वो तो इधर से लेंगे, भारत विश्व में, भारत कनाडा, वो संगठन थोड़ी हुआ दोनों, समझिए बात को। तो मुद्दा भारत और कनाडा के बीच है, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया रशिया यूक्रेन युद्ध, कह सकते हैं भारत कनाडा भी। रशिया यूक्रेन में पूरा दुनिया उलझा हुआ है, नाटो वाला उलझा हुआ है ना, भारत और कनाडा में कोई नहीं है, दोनों आपस में ये है। इजराइल फिलिस्तीन में पूरा दुनिया उलझ गया कि नहीं है, इन दोनों ने पूरी दुनिया को 2 भाग में बांट दिया है।
तो देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये घटनाक्रम में जो था जीएस पेपर 1 सेकंड सेक्शन में इतना डायमेंशन बनता है। क्लियर है? अब इसके लिए क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण हर एक महीना का पढ़ते जाइए, और जो भी इशू होता है सब पर हम चैनल पर दे ही देते हैं। और चैनल पर देते हैं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है खाली लेक्चर दे के इंटरेस्टिंग बना के सुनाना उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप लिख कैसे सके एग्जाम हॉल में, जो आपके लिए एकदम यूजफुल हो, उपयोगी हो। ठीक है, जैसे भारत मालदीव आप देखिए, भारत कनाडा देखिए, जो चैनल पे दिया है मैंने, आप जाके हूबहू उतार सकते हैं एग्जाम में, सारा डायमेंशन हम टच कर लेते हैं। हो गया ये।